इसमें लैंड इशू आता है। लगभग उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का हमारा जितना हमने दिया है उसका प्रोग्रेस अभी लैंड एक्विजिशन के सम आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, सम आर अंडर द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्री सर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, ललितपुर, चित्रकूट जैसे जिलों में रिन्यूएबल एनर्जी सबस्टेशन, सोलर पार्क आदि की स्वीकृति दी गई है। मैं इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं, क्या उसी से सटे हुए जिले कौशाम्बी जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, क्या ऐसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को शामिल करने की सरकार की कोई विचार है ताकि वहां भी सोलर पार्क और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं विकसित हो सकें? सर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में टोटल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर नंबर 1 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इतने स्टेट के लिए जहां रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट है वहाँ तो हमने 9,700 सर्किल किलोमीटर ट्रांजिशन लाइन से फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंटीग्रेशन के लिए हमने लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसा खर्च किया है और इसमें 94% कंप्लीट हुआ है सर। दूसरी बात, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 में द इंटरस्टेट ट्रांजिशन सिस्टम दैट इज STS स्टेट ट्रांसमिशन सर्विस GC2 में इंप्लीमेंट हुआ है बाय 7 स्टेट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। द स्कीम जो भी स्कीम होता है वो स्टेट के लिए इंप्लीमेंट होता है। स्टेट जहां मांगते हैं हम उसमें पहले के जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में, क्योंकि विद इन द स्टेट है सर, विद इन द स्टेट के कारण स्टेट को इसको पैसा भी लगाना पड़ता है, इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। पहले तो कोई मोदी जी आने से पहले कोई भी स्टेट के ट्रांसमिशन के लिए पैसा नहीं देते थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसा स्टेट को दिया है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 में 12,000 करोड़ रुपया हमने स्टेट को दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिस जिले से वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी अभी हो रहा है GC2 में। मैं सदस्य को लिखित में उनके ऑफिस, उनके एड्रेस को भेजता हूँ। ओके, तरुण मुर्मू जी। Thank you, sir. Giving me the opportunity to ask additional questions, sir. I want to ask the additional question through you, sir. What are the major initiatives taken by the government to support renewable power generation? There is increasing focus on green hydrogen-based buses and trucks, and the Honorable Minister is also using one such car. Would you explain the key green hydrogen mobility pilot project being implemented under the National Green Hydrogen Mission? Thank you, sir. सर, ऐसे तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया है वो बड़ी मात्रा में हमने पैसा स्पेशली फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने कल राज्यसभा में भी कहा, ओवरऑल ऑन एंड एवरेज 10 साल का यूपीए के कालखंड में 856 करोड़ रुपए दिया जाता था। अभी इस 11 साल में अप्रोक्सीमेटली 1,27,000 करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व में हमको अलॉट हुआ है। हम खर्चा भी कर रहे हैं। तो हमने PV मॉड्यूल्स के लिए पहले तो उत्पादन 6 गीगावाट 7 गीगावाट से कम होता था। आज 144 गीगावाट उत्पादन देश में हो रहा है सर। हमारे पास सरप्लस है, वी आर इन ए पोजीशन टू एक्सपोर्ट नाउ। ऐसे साल का कैपेसिटी बढ़ गया है फ्रॉम 0 to 27 gigawatt. Very shortly, I am very confident, maximum in a year or so, it will reach year or maximum 2 years, 1.5 year, it will reach around 50 gigawatt. So along with that, हमने
ट्रेजेक्टरी घोषणा किया है वेफर के लिए, इंगॉट के लिए और पॉलीसिलिकॉन के लिए, और सिर्फ PLI स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स मीन सोलर मॉड्यूल्स ये 24,000 करोड़ रुपए हमने मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। इसीलिए ओवरऑल हमारा इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ है। और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के बारे में उन्होंने बात किया है। ये ठीक है कि मैं एक कार यूज कर रहा हूँ अभी ग्रीन हाइड्रोजन के आधार पर, जो चलता है हाइड्रोजन के आधार पर, वो उपयोग कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया कार है। दुनिया में 28,000 कार ऐसे सेल हुआ है। भारत में हमने एक सैंपल अभी शुरू किया है, वो टेस्टिंग के लिए और रिसर्च के लिए हमको दिया गया है। हमारा जो इंस्टीट्यूट्स है वो इंस्टीट्यूट इसका ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन की फोकस एरिया हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ये तो मोबिलिटी है, ये भी एक की एरिया है। उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन में नियरली अबाउट 19,000 करोड़ रुपए हमने दिया है। उसमें 496 करोड़ एक ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी के लिए हमने दिया है। उसमें तो वी हैव सैंक्शन्ड पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ 37 हाइड्रोजन व्हीकल्स, उसमें 10 बस है, 27 ट्रक्स है, अलॉन्ग विथ 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, 15 vehicles are fuel cell based and 27 are hydrogen ICE based, enabling the comparative testing both technologies under Indian operating system sir. Overall इसमें प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है सर। ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी भारत में जो काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। दुनिया के लोग भारत में, जब मैं दावोस गया था, बहुत देशों के बहुत मल्टीलैटरल इन्वेस्टर्स जो है, बैंकर जो है, फंड मैनेजर बहुत बड़ी मात्रा में मुझे आके मिला। कारण एक ही है, भारत में मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिसी स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत लंबे समय तक रहने वाला है सर। तो इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। As far as green energy is concerned, India is leading in the world, sir. We are not participants. आज के दिन में we are not participants. We are leading and we are shaping the green energy system of the world, sir. Question number 162, Vishal Dada Patil. Yes, he's there. Question 162. Minister. रखा गया। माझा मंत्रीजींचा प्रश्न आहे की सरकारचं लक्ष होतं की 2020 पर्यंत 50 लाख, 2022 पर्यंत 10 लाख आणि 2030 पर्यंत 50 लाख पब्लिक हॉटस्पॉट करणार होते। मात्र आता पण फक्त 5 लाखच झालेले आहेत। टेली डेन्सिटी शहरात 131% आहे, मात्र ग्रामीण भागात फक्त 58% आहे। आमच्या महाराष्ट्रात फक्त 6%च्याही खाली या ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट भरलेले आहेत। तर ग्रामीण भागांच्या मुलांना वायफायची उपलब्धतेसाठी तुम्ही काय उपाययोजना करणार आहात? सर, हे फार महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत। पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये भारतमध्ये टेली डेन्सिटी आणि एक माणसाला विश्वच्या कनेक्टिव्हिटी द्यायचा संकल्प पंतप्रधानांचा आणि आमची NDA सरकारची आहे। आणि त्याच्याबद्दल आम्ही पाहणार तर आज 1.2 बिलियन मोबाईल कनेक्शन देशामध्ये झाला। 250 मिलियन आमची ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी होती 10 वर्ष पूर्वी। आता 1 बिलियन ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटी झाली, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी झाली। ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटी 6 करोडची होती, आज 100 करोडची कनेक्टिव्हिटी आमची ब्रॉडबँडची झाली। तो टेली डेन्सिटी आणि ब्रॉडबँडची कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वपूर्ण छलांग आता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये आला। वायफायची विचारधारा हेच आहे की एक माणसाला शहरी क्षेत्रामध्ये आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये त्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करायला त्याला एक कनेक्टिव्हिटी आंतरराष्ट्रीय जगतामध्ये एपिसोडिक या एक समयला
अवधीला ते द्यायचा विचारधारा हे वायफायच्या नेटवर्कमध्ये आहेत. 10 लाखचा टार्गेट होता 2030च्या, त्याचा 50% आज आमचा झाला आहे आणि माझा हे संकल्प आहे की 2030 मध्ये हे टार्गेट वरून फार फार छलांग आम्ही करणार. याची विचारधारा वायफायची कनेक्टिव्हिटीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मी यांना सांगतो, यांना खुशी होईल की महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये जिती कनेक्टिव्हिटी वायफाय ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आहेत, महाराष्ट्रात 2 नंबरवरती आहे. 92,000 कनेक्शन्स वायफाय स्पॉट्सचे आहेत, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 7,500 कनेक्टिव्हिटी आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये आमचे 36 जिल्हे आहेत आणि 36 जिल्ह्यामध्ये ह्यांचा जिल्हा, आमचे खासदारचा जिल्हा, याचा जिल्हा 2 नंबरवरती महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तो कनेक्टिव्हिटी आणि वायफायचे प्रोलिफरेशन देशामध्ये होईल हे आमची सरकारची संकल्प आहे. मिताली बाग जी. मिताली बाग जी. নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার নমস্কার অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেশে মাত্র 38% পরিবার ডিজিটালভাবে সাক্ষর এবং গ্রামীণ এলাকায় এই হার মাত্র 25%। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জেলাগুলিতে 5G পরিষেবাকে আর্থিকভাবে কার্যকর করতে সরকার পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিতে ব্যর্থ কেন? 2019 এবং 2025 সময়কালে কেন্দ্র সরকার বিএসএনএল এমটিএনএল এর জন্য 3.2 লক্ষ কোটি টাকার বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবুও বিএসএনএল এবং এমটিএনএল মিলিয়ে দেশের ওয়্যারলেস গ্রাহক মাত্র 8% ধরে রেখেছে, যেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলি দখল করছে 91%-এর বেশি। এমন বিপুল করদাতার অর্থব্যয় কিভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং এই সংস্থাগুলির বাজার অংশীদারিত্ব এখনো একই অঙ্কে রয়ে গেছে কেন? এটা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা। নমস্কার মহাশয়, বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। सर, ये प्रश्न वाईफाई के साथ संबंधित है, लेकिन फिर भी सांसद महोदय ने 5G के बारे में पूछा है, तो उनके इस प्रश्न के द्वारा मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि भारत 4G में विश्व के पीछे था, भारत 5G में विश्व के साथ चला है, पर भारत 6G का नेतृत्व करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और जहां तक 5G का विषय है, 5G की टेक्नोलॉजी भारत में संपूर्ण विश्व में सबसे तीव्र गति से क्रियान्वयन हुआ है। 22 महीनों में संपूर्ण देश में 5G की टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन हुआ है। 99.9% जिलों में आज 5G लागू है। करीब 5 लाख BTS और 4 लाख करोड़ का निवेश हमारे TSPs के द्वारा किया गया है। और पूर्व प्रश्न में जो मैंने सभापति जी महोदय कहा था कि हमारे 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से 120 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से मुझे हर्ष है आपको सूचित करते हुए कि आज 40 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर्स 5G पर ऑपरेट कर रहे हैं देश में, और 2030 तक ये संख्या 40 करोड़ से 100 करोड़ तक जाएगा, इसका अनुमान हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 163, दयानंद मारन. Not present. Hold on, next. DM Katir Anand. Not present. Minister. Minister. The table of the House. Shri Kirti Azad. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1337 स्टेशन उत्क्रमित होने थे, जिसमें से 101 पश्चिम बंगाल में थे, जिसमें केवल 3 सालों के अंदर 3 ही पूर्ण हुए हैं। मंत्री जी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के विरुद्ध विषमता, विद्वेष और पक्षपाती रवैया क्यों है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक ऐसा आक्षेप किया है
जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। ये माननीय सांसद महोदय जान लें कि 2009 से 14 यूपीए के पीरियड में जहां मात्र 4,300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वह पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट देते हैं और एक प्रोजेक्ट में लगातार फॉलोअप चलता है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसद जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया जाके अपने मुख्यमंत्री जी के पास में पश्चिम बंगाल के रेलवे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट्स में जहां 4,662 हेक्टेयर जमीन एक्विजिशन की जरूरत है, मात्र 27% लैंड एक्विजिशन हुआ है मान्यवर स्पीकर महोदय। और उसके बाद में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, नवद्वीप घाट से नवद्वीप धाम न्यू लाइन, 0 लैंड एक्विजिशन, कल्याणगंज से बुनियादपुर न्यू लाइन, 0 लैंड एक्विजिशन में कई नाम पढ़ सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को पूछना चाहूंगा कि उनकी सरकार का पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति इतना विद्वेष क्यों है। श्री प्रताप सारंगी जी। Yes, he's there. सर, अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर मंत्री से आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि बालेश्वर अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत है, इसका निर्माण कार्य कब तक संपूर्ण होगा और बालेश्वर जिला में, बालेश्वर लोकसभा में और कौन सी स्टेशन अमृत भारत के अंतर्गत है, इसके डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप सारंगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ऐसे सांसद महोदय हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत कठिन परिस्थितियों में निकाल के जीवन को गुजारा। मेरा इनके साथ बहुत लंबा व्यक्तिगत संपर्क भी है। बालेश्वर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत बहुत ही एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है और इसके डिज़ाइन में माननीय सांसद महोदय जी ने भी बहुत योगदान दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और साथ ही साथ बालेश्वर के जन ने किस तरह का डिज़ाइन हो, वो सभी के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत इसका डिज़ाइन किया गया था और काम भी बहुत तेज़ी से इसका अच्छा चल रहा है। माननीय से क्वेश्चन नंबर 164 नीलेश लंके। Yeah, he's there. क्वेश्चन नंबर 164 मिनिस्टर ऑफ द हाउस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात 24 वंदे भारत सेवा कार्यरत आहेत। माझा मतदारसंघ अहिल्यानगर हा पुणे आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांना जोडणारा एक महत्त्वाचा औद्योगिक व ऐतिहासिक केंद्रबिंदू आहे। येथून हजारो विद्यार्थी आणि नोकरदार नागरिक दररोज पुण्याला ये जा करतात। हे लक्षात घेता सरकार अहिल्यानगर आणि पुणे दरम्यान एखादी नवीन वंदे भारत इंटरसिटी किंवा मेमो ट्रेन सुरू करणार का? तसेच आपण उत्तरामध्ये वंदे भारत स्लीपर गाड्यांचा जो उल्लेख केला आहे, त्या धर्तीवर पुणे अहिल्यानगर, दिल्ली किंवा मुंबई अहिल्यानगर, जम्मू यासारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गावर नवीन स्लीपर गाड्या सुरू करून अहिल्यानगरमध्ये त्यांचा थांबा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सांसद महोदय ने विभिन्न स्टॉपेजेस की बात की है वो हमने नोट की है। इसमें जो भी फिजिबल होगा इनके साथ में चर्चा करेंगे। माननीय महोदय, महाराष्ट्र 24 वंदे भारत सेवा कार्यरत आहे। वंदे भारत गाड्यांची वाढती संख्या पाहता त्यांच्या तांत्रिक देखभालीसाठी आणि विश्वसनीयतेसाठी विशेष पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे। अहिल्यानगर हे महाराष्ट्रातील रेल्वेचे महत्त्वाचे केंद्र असल्याने सरकार या जिल्ह्यात वंदे भारतसाठी नवीन मेंटेनन्स डेपो स्थापित करण्याबाबत विचार करत आहे का? तसेच आपण उत्तराच्या भाग ड मध्ये सांगितल्याप्रमाणे या गाड्यांमध्ये कोल्हापुरी पनीर, मुर्ग कोल्हापुरी आणि कांदा पोहे यासारख्या स्थानिक खाद्यपदार्थ समाविष्ट केले जात
आहेत। या खानपान आणि इतर सेवांच्या व्यवस्थापनात महाराष्ट्रातील स्थानिक बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी सरकार एखादे विशेष धोरण तयार करेल का? माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक विस्तृत तरीके से काम चल रहा है और उस विस्तृत तरीके से काम चलने के साथ ही साथ महाराष्ट्र में बजट भी बहुत ही एक पहले कभी इतना बजट नहीं दिया गया था, वैसा बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए दिया है। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं। जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत डिटेल में जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे मान लीजिए नासिक का कुंभ का काम है, तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। अहिल्यानगर के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बहुत तेज़ी से काम महाराष्ट्र में चल रहा है माननीय सांसद। दिवेश कुमार जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को सेवित करने वाली वंदे भारत गाड़ियां कितनी हैं और क्या मेरी लोकसभा एटा कासगंज में बरेली कासगंज मथुरा और कासगंज फरक्काबाद कासगंज मथुरा को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कभी दी जाएंगी या नहीं, कोई प्रावधान है या नहीं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने उत्तर प्रदेश में कितनी वंदे भारत चल रही है उसका डिटेल मांगा है, ज़रूर मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी सहारनपुर कनेक्टेड है, लखनऊ कनेक्टेड है, बनारस कनेक्टेड है, मेरठ कनेक्टेड है, बहुत सारे शहर उत्तर प्रदेश के कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के रेलवे का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई नई गाड़ियां चल चुकी है, कई नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और डिटेल उत्तर प्रदेश में वंदे भारत की लिस्ट में माननीय सांसद जी को भेज। ज्ञानेश्वर पटेल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा बुरहानपुर से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख गलियारा है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बुरहानपुर की ऐतिहासिक यह यूनेस्को श्रेणी के धरोहर स्थलों पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए क्या सरकार इन महत्वपूर्ण केंद्रों पर वंदे भारत ट्रेन का नया स्टॉपेज देने पर विचार कर रही है? साथ ही बुरहानपुर क्षेत्र में केले या खंडवा क्षेत्र में सोयाबीन, प्याज और मिर्च के बड़े पैमाने पर होने वाले कृषि उत्पादन को वंदे भारत की तर्ज पर तेज गति से बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्या इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्गो हब या उन्नत रेल लॉजिस्टिक सुविधा विकसित करने की कोई समयबद्ध योजना है? माननीय सांसद महोदय अपने क्षेत्र के बारे में बहुत ही लगातार अच्छा इनका फॉलोअप रहता है, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लगातार अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से मिलते भी हैं और उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप जानकारी रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट जो आपका बुरहानपुर क्षेत्र से रिलेटेड
कई नई गाड़ियों की शुरुआत भी की गई है। आपके जो भी स्टॉपेजेस का रिक्वेस्ट आया है उस पर भी ध्यान दिया गया है। और जो आज आपने जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात कही है उसके बारे में भी मैं माननीय सांसद महोदय से अलग से बैठ के इस पर विस्तृत चर्चा करूँ। श्री जगदाम्बिका पाल जी। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि महाराष्ट्र में विस्तृत कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 20,000 करोड़, इस बार के बजट में 1 लाख करोड़ का काम चल रहा है और सारे प्रमुख शहरों को जोड़ने की भी योजना बताई है वंदे मातरम। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के जो प्लेसेज हैं उसको जोड़ने के लिए हम वंदे भारत फिजिबिलिटी पर चलाते हैं। तो बुद्धिस्ट सर्किट जो है, जो श्रावस्ती, कपिल वस्तु, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इसके लिए मैंने पहले से मांग किया है कि आप बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए वंदे भारत फिजिबिलिटी को चलाने की विचार करेंगे। यदि हाँ तो मैं आपके माध्यम से आना चाहूँगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बुद्धिस्ट सर्किट में वंदे भारत सर्विसेज की बात की है। कई ऐसे शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट के वहाँ पे ऑलरेडी वंदे भारत सर्विसेज चल रही है। और अब तो इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी और उसमें बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए कई शहर भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 165 जयप्रकाश। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट श्री सतपाल ब्रह्मचारी। नॉट प्रेजेंट सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। मिनिस्टर। Statement is laid on the table of the House. Next. Yes, 160. Question number 166 GM Harish Balyogi. Question number 166. Minister. Sir, Chairman, sir, thank you for allowing me to raise the supplement. I thank the Honourable Minister for the detailed response and his for the continued support extended under the STI Hub program. After going through this reply, I noticed certain instances when there is a severe underutilization of funds released to the STI hubs. This raises concern regarding the effective implementation of the objectives of the scheme at the ground level. Therefore, I would like to ask the Honourable Minister whether any comprehensive review has been undertaken of these institutions assigned to the implement the scheme, especially those showing a high rate of underutilization of funds released to them, particularly in Andhra Pradesh. Honourable Speaker, sir, I must compliment the Honourable Member for asking a very significant question, and I also must compliment him that the state of Andhra Pradesh is incidentally in the forefront of the STI hubs that we have sought to set up. And also because that gives me an opportunity to say that only last week the first ever quantum center was inaugurated, or in fact not inaugurated, the right word would be that the foundation stone was laid at Amravati. And just a week before that, the National Ocean Institute block was also inaugurated in the city of Vizag. So science and technology as such has received a huge push under Prime Minister Modi all over the country, but we were constrained to slow down till the double engine government took over with the present Chief Minister. And when I'm referring to this Vizag project, it will be interesting to share that the project was conceived 20 years back. The foundation stone was laid in Vizag in 2005. The construction started in 2015. But with the state government not being as cooperative as we expected, there were some issues with clearances, etc. But after that, in the last 2 years, ever since the new government took over, and as I said, the double engine came into pace, we have been able to complete the construction in 5-6 months and move on. So from that point of view also, I think Andhra Pradesh is on the right track. And as far as the
STI hubs are concerned, which the honourable member has sought to discuss, I am also glad to share with him that the state of Andhra Pradesh has the maximum number of STI hubs. You have as many as 8 hubs, and they are catering to different institutes, both public sector and private sector. The number of institutes is also about 14, spread across the entire state. And STI hub actually was also a part of the vision of Prime Minister Modi, who's always been insisting on prioritizing the growth, development and well-being of the weaker sections, including the scheduled tribes and scheduled castes. So this is a program and initiative which is focused on scheduled tribes and scheduled castes. It was initiated in the year 2019. Currently we have 4 such, and we are also in the process of increasing these hubs, and wherever you find there is something more that can be done, we are open to that. In fact, the next call for more proposals for more such hubs is going to be issued in the month of March, April this year. Supplement. Sir, my second supplement was with respect to asking for extension of more opportunities in the STI hubs. But the minister has kindly answered that in my first supplement, so I will refrain from asking my second supplement. Thank you, Chairman. Bhaskar Bangre. अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार हब पर सरकार के विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय ये स्पष्ट करेंगी, क्या इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जनजातीय बहुल एवं पिछड़े क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र के दिंडोरी आदिवासी लोकसभा क्षेत्र में जनजातीय आबादी का उच्च अनुपात, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अवसंरचना की सीमित उपलब्धता तथा कृषि नवाचार, वन आधारित आजीविका, जलवायु सहिष्णु प्रौद्योगिकी और ग्रामीण उद्यमिता का प्रबल संभावनाओं को देखते हुए क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में STI हब स्थापित करने या पायलट परियोजना शुरू करने की प्रस्ताव रखती है? अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि बड़े खुले मन से इस योजना का प्रारंभ किया गया, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, और इसका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और उनके भीतर भी जो अति पिछड़े वर्ग हैं, इन दोनों जातियों में, दोनों वर्गों में, तथा स्थान का चयन भी इस तरह से किया जाता है जहां कम से कम 70% से अधिक इस वर्ग की जनसंख्या हो, और जहां पर भी इस तरह की परिस्थिति होगी या संभावना होगी, निश्चय ही वहां इस तरह के हब खोलने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। हम समय समय पर इसकी शिनाख्त करते रहते हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो उसमें केवल ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि अधिकतर जनसंख्या इस वर्ग की हो, दूसरा उसके आगे पीछे सुसाधन हो, और साथ ही साथ इसमें इतनी छूट भी है कि न केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं भी अपने यहाँ इस तरह के हब खोल सकते हैं। कोई इसलिए अनिवार्य नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई परिसर हो। ये जो परिसर है उसके भीतर भी NGOs को भी इस तरह की स्वतंत्रता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये एक मिशन मोड में इसका काम चल रहा है। इसी सरकार की और प्रधानमंत्री जी की ही कल्पना का नतीजा है। निश्चय ही और भी जहाँ जहाँ ये मापदंड हमें देखने को मिलेंगे, नए भी इस तरह के हब खोलने के लिए सरकार तत्पर रहेगी। श्री CM रमेश। Sir, is there any more opportunities for Andhra Pradesh? And when it is sanctioning, kindly keep in mind my constituency Anakapalli also to be one center, sir. Thank you. No, thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Member Ramesh ji has put across a very positive suggestion. We welcome that. And as I said in response to my earlier questions, we have a very open mind. We are not averse to it. Already, Andhra Pradesh is ahead of all other states in that it is having 8 hubs, and which are in turn
supporting 15 institutions, academic as well as scientific, both from the public sector and private sector. And not only that, if you see the number of beneficiaries also, Andhra Pradesh has 2,163 male beneficiaries and 1,937 female beneficiaries. That means among the scheduled caste and scheduled tribe also, we have been so discreet and thoughtful that almost as many women as males are being benefited from these hubs. And naturally, we are in the, as I said, we are in an expansionist mode. Wherever the criteria is fulfilled of having a sufficient number of ST or SC population and also the resources available, and there is an institution coming forward to cooperate in this, whether from the government sector or the non-government sector, we are in the, and as to tell you also that the next call is going to be rolled out in the month of March, April. I would request the honorable member to also try to prompt and encourage proposals for that, so that we, when we go for the next cycle, we could consider other spots as well as other locations as well. Question number 167, Kundru Raghuveer. Not present. Ask Minister. Minister. Laid on the table of the House. Question number 168, Asaduddin Owaisi. Not present. Minister. Minister. आपका नहीं Minority Affairs. Question number 168. Sorry. Statement is laid on the table of the House. Next. Question number 169, Dr. Bola Singh. Question number 169. Sir, a statement is laid on the table of the House. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा रिप्लाई माननीय मंत्री जी ने दूरसंचार विभाग में 4G, 5G और भारत नेट की सेवा को लेकर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में 4G की BSNL की सेवा को पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कब तक ग्रामीण इलाके में अच्छी 4G की सेवा लोगों को मिलेगी। Sir, today if you look at the whole India, we have around 6,40,000 villages. Out of those 6,31,000 villages, other than 10,000 villages, the entire country has been covered with 4G. This includes both private players as well as the BSNL. As far as BSNL is concerned, we launched with 100,000 towers with indigenous technology throughout the India. Wherever there is no techno-commercial viability for the private players, that is where BSNL priority has been. And the remaining 10,000 villages are also being covered in 4G saturation projects, sir. So with, hopefully in the next few months, the entire country will be covered with 4G services. Not only that, majority of the country, almost 5 lakh villages have been covered, approximately 5 lakh villages have already been covered with 5G services, sir. This is the fastest 5G rollout in the world, sir. One of the fastest 5G rollout in the world, sir. Thank you very much. सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है डिजिटल भारत के निर्माण का, और डिजिटल भारत के लिए हमारा प्रत्येक गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचे, और इस इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर में भी पंचायतों में भारत नेट सेवा के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अभी तक
ऑप्टिकल फाइबर केबल भारत नेट योजना के माध्यम से कितनी पंचायतों में अभी तक पहुंची है और सभी ग्राम पंचायतों में कब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम पूरा हो जाएगा। और खासकर मेरा संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में क्या ब्यौरा माननीय मंत्री जी के पास है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। Sir, with massive investments, we have done BharatNet Phase 1, Phase 2. With those two phases, we have connected close to 214,000 gram panchayats across India. And with the BharatNet Phase 3, close to $17 billion, around 140,000 crores, we are launching BharatNet Phase 3, sir. This will include connecting an additional 40,000 gram panchayats that were not connected previously. That is number one. And number two, to operate and maintain whatever the villages that we have already covered, those 214,000 over the last 10 years, for the next 10 years. So the entire 265,000 gram panchayats will be connected and operated for the next 10 years. That's number one, sir. And the rest of the gram panchayats, not the gram panchayats, rest of the villages can also be connected with BharatNet Phase 3 based on as needed basis. If there is a request, we will be connecting those as well, sir. Thank you. Shri Dharamveer Singh. Shri Abhay Kumar. धन्यवाद सभापति महोदय। बड़ा ही विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और तीसरे चरण की शुरुआत की भी बात इन्होंने कही। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ आग्रह करना चाहूँगा कि मैं बिहार से आता हूँ, औरंगाबाद लोकसभा है हमारा, और गया जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड का एक शकरबंदा पंचायत है, बाके बाजार प्रखंड का एक लुटुआ पंचायत है। मैं पिछली बार भी गया था, पहले भी हम लोग इस पर बात रखे। अभी तक के वहाँ न तो 4G 5G पर हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ 4G तक के भी नेटवर्क वहाँ पर उपलब्ध नहीं है महोदय। वहाँ पर BS चैनल का टावर बहुत पहले था, क्योंकि नक्सल प्रभावित वो क्षेत्र रहा है। अभी BS चैनल भी वहाँ पे बंद है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत शकरबंदा पंचायत को और बाके बाजार प्रखंड अंतर्गत लुटुआ पंचायत को क्या प्राथमिकता के आधार पर वहां नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने का आप कृपा करेंगे? Absolutely, sir. So every village where we have a BSNL tower has or being supplied. See, sir, one is having a BSNL tower. Second is ensuring there is adequate power supply, and if there is no power supply, having inadequate battery and power plants. Sir, first time recently we have ordered around 40,000 batteries and power plants, so that even if there is no power connection, we will be able to support every tower. You know, they have been there, but we are strengthening and ensuring there are two types of power supplies, redundant power supplies, so the BSNL towers work seamlessly. That's number one, sir. And number two, if there is a specific reason why this Gram Panchayat is not working the way it's supposed to be, please give us a, I don't have the exact details related to that Panchayat, sir. We'll be happy to take a look into and then correct all the measures. Thank you. Shri Tapir Gau. Thank you, Chairman, sir. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर टेलीकॉम से ये बताना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा। मेरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक जगह है विजयनगर, एकदम म्यांमार बॉर्डर में। वहाँ में पोर्ट ऑफ दिस मोन में मैं मोर देन 100 किलोमीटर बाय रूट दैट पासेस थ्रू द नांदापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस विजयनगर में BSNL टावर है और एयरटेल टावर भी है, और इन पूरा नेट मोबाइल में दिखाता है, लेकिन कहीं भी कॉल नहीं जाता है। The problem is the telecom minister can lay the FC line more than 100 kilometers through the Namdapa Wildlife Sanctuary. तो इसलिए वहाँ आर्मी है, पैरामिलिट्री है,
पब्लिक वहाँ बहुत तकलीफ में है, तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर टेलीकॉम से ये जानना चाहूँगा, उस विजयनगर के लिए आप क्या सुविधा कर सकता है ताकि वहाँ का आर्मी, पैरामिलिट्री एंड वहाँ का पब्लिक को टेलीकॉम का सुविधा मिले। थैंक यू। सभापति बिरगांव साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और जो विजयनगर की का संदर्भ दिया है, उस विजयनगर से मैं भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार जनरल गुराया ने उस विजयनगर को जाकर स्थापित किया था और उसका नामांकन भी उनके द्वारा उस समय में किया गया था। मैं सन 1955-60 की बात कर रहा हूँ। ये भारत का प्राथमिक गांव है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के आखिरी गांव का संदर्भ जो 65 वर्षों में इस देश में किया जाता था, उस परिभाषा को बदलकर भारत का पहला गांव बनाया। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत के सारे पहले गांव, जो हम अंग्रेजी में वाइब्रेंट विलेजेस कहते हैं, उन गांवों में हर मूलभूत सुविधा प्राप्त करवाने के लिए। तापिरगांव साहब के साथ मेरी विचार विमर्श भी हुई है। हमारा संपूर्ण संकल्प है कि हर एक गांव तक हम लोग हर सुविधा इंटरनेट की और मोबाइल कनेक्टिविटी की हम पहुंचाएं, पर कुछ कठिनाइयां होती हैं, जैसे राइट ऑफ वे इशू है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। वहां हमें राज्य सरकार के मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। मैं तापिरगांव साहब के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग साथ मिलकर देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या संभव वहाँ कर सकते हैं ताकि कनेक्टिविटी वहाँ मिल पाए। पर ये वास्तविकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के नाते वहाँ OFC फाइबर लेक करना बड़ी कठिन बात है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा वाइल्ड लाइफ पार्क्स की चलती है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, तापिरगांव साहब आके हमसे मिलें और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 प्रद्युत बोरडोलाई। नॉट प्रेजेंट। मिनिस्टर मिनिस्टर सभा पटल पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 171 सोगतो रॉय। नॉट प्रेजेंट सर। मिनिस्टर Laid on the house. क्वेश्चन नंबर 172 श्री विवेक ठाकुर। On the table of the house. Yes, to ask first. आप बोलिए ठाकुर साहब, ऐसे ही बोल दीजिए। चलते अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 172। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया क्या? अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है वो रेयर अर्थ मिनरल के से संबंधित है। आज के युग में ये कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, व्यापक उपयोग हो रहा है और आज के जियोपॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा में, बिहार में और निकटवर्ती जिला जैसे कि शेखपुरा, जमुई, नालंदा और गया में विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है और यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के विस्तार क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्रेनाइट और पैगमेटाइट जैसी प्राचीन शैल संरचनाएं पाई जाती है, जो विश्व स्तर पर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए प्रमुख संकेतक मानी जाती है और विश्व के कई देशों में जैसे चीन के इनर मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया का माउंट वेलेट और अमेरिका के माउंटेन पास में ऐसी ही संरचना पाई जाती है जहां रेयर अर्थ मिनरल पाए गए। मेरे संसदीय क्षेत्र और निकटवर्ती जिलों में अबरक, माइका का भी प्रचुर स्रोत है, जो बेरिल और कोलम्बाइट, टैंटलाइट और लिथियम जैसे रेयर अर्थ मटेरियल का स्रोत है, जिसके इंडस्ट्रियल यूज जैसे ईवी बैटरीज में उपयोग होते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के थोड़ा सा और बेहतर संगठित प्रयास से अवैध खनन और व्यापार जो इस क्षेत्र में हो रहा है, इस पर रोक लगाते हुए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग एक नए सोर्स का हो सकता है कि उद्भेदन कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार का विचार बिहार के नवादा और शेखपुरा जिले में दुर्लभ मुद्रा तत्वों की संभावित उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य बड़े जानकार हैं इस विषय के और उन्होंने बड़ा एक गंभीर प्रश्न रखा है। अब जहाँ तक उनके प्रदेश बिहार का संबंध है, ये सच है कि कोदरमा ज़िले में और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन जो दूसरा इन्होंने उल्लेख किया शेखपुरा, वहाँ पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ। आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है। अवैध खनन का जो इन्होंने विषय लिया है उसका लॉ एंड ऑर्डर विभाग के साथ संबंध रहता है। मैं उसमें बहुत अधिक तो नहीं कह सकूँगा क्योंकि ये विज्ञान नवाचार का विभाग है, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और सोचने लायक कही कि रेयर अर्थ का महत्व बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में। लेकिन ये भी सच है कि गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पहली बार इस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। यदि आप बात करें इस साल के बजट की ही, तो उसमें रेयर अर्थ को लेकर के 4 कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। और साथ ही साथ न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए शांति एक्ट के द्वारा खोल दिया गया। और इसी बजट में बाहर से कोई न्यूक्लियर प्लांट के लिए इक्विपमेंट लाना हो, उसके लिए भी ड्यूटी की छूट दी गई है। अब दूसरा इन्होंने कहा कि मैग्नेट इत्यादि का, उसमें भी मैं ये हाउस के साथ जानकारी मुझे साझा करते हुए हर्ष होता है कि अभी 2023 में ही प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 दशक के बाद रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये अपने किस्म का पहला मैग्नेट प्लांट है जो वाइजैक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ गए थे और इसका लाभ सुरक्षा क्षेत्र में तो होगा ही होगा। बाकी जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि और बहुत सारे जो नए किस्म के यंत्र, इक्विपमेंट्स और नए जो प्रावधान रहेंगे आने वाले समय में, उसमें भी मैग्नेट की आवश्यकता रहेगी। भारत की कुल मैग्नेट की रिक्वायरमेंट इस समय लगभग 4000 टन है और हमने एक योजना बनाई है जिसके तहत हम 2030 तक 5000 टन तक मैग्नेट मैन्युफैक्चर कर सकें, यानी अपनी ज़रूरत से भी अधिक। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो संबंधित विभाग है AMD, ऐसी जानकारी है कि वो अभी प्रेजेंटली जो है अंडरटेक कर रहा है रिकनेसा रेडियोमेट्रिक सर्वेज और G4 स्टेज जियोलॉजिकल मैपिंग नवादा क्षेत्र में, जो संबंधित क्षेत्र है। मेरा सिर्फ इतना जानना है माननीय मंत्री महोदय से कि बताने की कृपा करें कि इस सर्वे को कंप्लीट करने और रिपोर्ट सबमिट करने की कोई समय सीमा है और अब तक का प्रोग्रेस क्या है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य कहा इन्होंने कि एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जिसे AMD कहते हैं, उसके 7 केंद्र हैं देश भर में। वो केंद्र एक तरह से सूत्रधार का काम करते हैं जहाँ जहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन चलता है। अब जो इन्होंने क्षेत्र की बात की, उसके लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही 5-6 महीने के भीतर ही ये जिस क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं वहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर 2026 तक। और साथ ही साथ ये भी इनको जान करके खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन इस समय दोनों तरफ से बीच मिनरल्स में भी हो रहा है और हार्ड रॉक्स में भी, और कोस्टल बीच में ख़ासतौर से तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, और हार्ड रॉक का राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका में। तो कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में काम का भी विस्तार हुआ है। और इसी बजट में एक और नया आयाम जोड़ दिया गया है that the private sector has also been allowed in mining of rare earth minerals not containing uranium or thorium। यानी जो हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले हैं वो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को हम अनुमति देंगे
बशर्ते के यूरेनियम या थोरियम जैसे पदार्थ वहां पर ना पाए जा रहे हों, और इससे हमारे काम को गति मिलेगी, वृद्धि मिलेगी और रिसोर्स हमारा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 173 श्री सुरेश कुमार कश्यप। क्वेश्चन नंबर 173। मिनिस्टर। Sir, a statement is laid on the table of the House. सभापति महोदय, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में BSNL के द्वारा अनेक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि लीज लाइन, वीसेट, इंटरनेट बैक हॉल, एंटरप्राइज डाटा। और हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक पहाड़ी राज्य है, जहां मौसम की खराबी के कारण कई बार बारिश के कारण बर्फबारी के कारण दूरसंचार की सेवाएं बाधित हो जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में पैदल जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को जानना चाहता हूं कि मेरे हिमाचल प्रदेश में और मेरे संसदीय क्षेत्र में कर्मचारियों की भारी कमी है, जैसा कि एसडी, सीनियर एसडी की 192 की रिक्वायरमेंट है, उनके स्थान पर मात्र वर्किंग स्ट्रेंथ 81 है। इसी प्रकार से जेटीओ 282 की आवश्यकता है, उनके स्थान पर मात्र 165 हैं। जेई की आवश्यकता 177 है, मात्र 110 है। ऐसे में ये हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर दूर संचार सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेहतर दूर संचार सेवाएं देने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और कब तक कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा और बेहतर दूर संचार सेवाएं मेरे प्रदेश में और मेरे संसदीय क्षेत्र में दी जाएंगी। Sir, I want all the members of the parliament to know, sir, first time in BSNL history, both me as well, I review the entire circle performance across the country monthly, and the Honorable Minister, Cabinet Minister Sindhya ji reviews quarterly. In this review process, we have operational parameters and financial parameters. In operational parameters, very objectively, how many cable cuts are happening in this month, what is the mean time to repair any cable cut, what is the uptime of the BTS, everything. Like, there are 10 parameters that we monitor, sir. If there is no at least minimum step one, we want a 95% uptime. If that uptime is not there, we will be asking them why there is no uptime, and the reasons could be either manpower issues or maybe other issues, sir. Everyone, so if the issue is a manpower issue, absolutely we have given them the freedom to readjust and get the manpower. So what I can tell you confidently is over the next coming months, literally every circle is going to have at least 95, if not 98, 99% uptime in most of the BSNL services, sir. So I wanted to thank you for asking that. Thank you, sir. सभापति जी, बहुत सारे क्षेत्र पहाड़ी राज्य होने के कारण और मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क की भारी कमी है, 2G नेटवर्क भी नहीं है, जबकि आज बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं 5G की सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और हिमाचल प्रदेश में भी और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी 5G सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी, ऐसा माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। सर, भारत सरकार और दूरसंचार विभाग इस बात से संकल्पित है कि भारत के हर एक वासी को विश्व के साथ हम लोग कनेक्टिविटी दे पाएं। और आज इस प्रश्न के द्वारा मैं सांसद महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज 4G सैचुरेशन की जो हमारी योजना है कि जिन क्षेत्रों का संदर्भ संसद महोदय ने दिया, जहां आर्थिक रूप से फीजिबिलिटी ना हो कनेक्टिविटी देने के लिए,
तो डिजिटल भारत निधि के आधार पर हमारे ऐसी 12 योजनाएं हैं, कुछ टापू क्षेत्रों के लिए, कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र के लिए, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कुछ फौजी सैचुरेशन के आधार पर, जहां संपूर्ण कनेक्टिविटी हम लोग दिलवा रहे हैं। फौजी सैचुरेशन के आधार पर करीब 30,000 गांवों को हम लोग ने रेखांकित किए हैं, जहां 21,000 टावर हम लोग लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस 21,000 टावर में से 17,000 टावर हमारे लग चुके हैं सर, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% फौजी सैचुरेशन आने वाले दिनों में हम लोग कराएंगे। Okay. Question number 4. Honorable members, few notices of adjournment motion have been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. Papers to be laid on the table. Item number 2, Rajbhushan Chaudhary. I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against the name of my colleague Sri G. Kishan Reddy at serial number 2 in the today's list of business. Item number 3, Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairperson, sirs, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Ravinderjit Singh ji, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Statistics and program implementations mentioned against his name at serial number 3 as per today's list of the business. Thank you. Item number 4, Dr. Jitendra Singh. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my number at serial number 4 of the revised list of business. Thank you, Speaker, sir. Item number 5, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairperson, sirs, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 5 as per list of the business. Thank you, sir. Item number 6, Sri Jitendra Prasada. With your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Sri Shripath Yaso Nayak. Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 7 of today's revised list of business. Item number 8, Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Finance mentioned against his name at serial number 8 as per today's list of the business. Thank you, sir. Item number 9, Dr. Chandrasekhar Premsani. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's list of business. Thank you. Item number 10, Professor S.P. Singh Baghel ji. की अनुमति से मैं लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 11, Shri B.L. Verma. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। Item number 12, Dr. L. Murugan. Inspector sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. Item number 13, Rajbhushan Chaudhary. Inspector sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Satish Chandra Dubey, Minister of State for Coal and Mines, I rise to lay papers on the table of the House listed against his name at serial number 13 in today's list of business. Item number 14, Shri Sukanta Mujumdar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 14 of today's list of business in Lok Sabha. Item number 15, Bhupati Raju Srinivasa Verma. Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 15 in the list of business for today, the 11th February 2026. Item number 16, Srimati Mumuben Bahamani.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 17, अनुराग शर्मा। On the table, a copy each in Hindi and English of the 381st, 382nd, 383rd, 384th and 385th reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, listed against my name at serial number 17 in today's list of business. Item number 18, Shri Prahalad Joshi ji. To lay the following statement regarding the present status of implementation of the recommendations made in the following report of Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy, 10th report, 18th Lok Sabha on performance evaluation of solar power projects in the country. Item number 19, Chandrasekhar Premsani. Sir, in pursuance with para 5 of the Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024, I would like to lay statement regarding withdrawal of advance from Contingency Fund of India for servicing interest on sovereign guaranteed bonds raised by MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited. Thank you. Honorable members, I have to inform the House that the Honorable Speaker has received the following message dated 7th February 2026 from Honorable President. I have received the expression of thanks by members of the Lok Sabha for the address which I delivered to the both houses of Parliament assembled together on 28th February 2026. Shri Mansukh Mandaviya. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक संबंध संशोधन विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Question is that leave to be granted to introduce the bill, and those in favor may say yes, those are against they may say no. I think ayes have got it, ayes have it. Honorable Minister may introduce the bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। Honorable members, the matter under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for with text of matter has been received at the table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Item number 21, discussion on the Union Budget. Shri Arun Bharti. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बजट 2026-27 प्रस्तुत हुआ है वह भारत की आर्थिक सोच, राजनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का बजट है। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से बिहार की जनता की तरफ से इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ मौलिक तर्क रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं और आज के इस बजट को समझने के लिए आज़ादी के बाद के बिहार के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। अगर बिहार की बदहाली की कारणों को संक्षेप में समेटा जाए तो 2C या आज़ादी से पहले समझा जाए तो 1C 3C के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बिहार पर परमानेंट सेटलमेंट लगाकर फिक्स कर दिया था लगान, ताकि पैदावार हो या ना हो आपको लगान भरना पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस 1 अप्रैल 1952 में कांग्रेस ले आई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और यह पॉलिसी बिहार और बिहार जैसे राज्यों से उनका औद्योगिक भविष्य छीन लिया गया था। इक्वलाइजेशन के नाम पर
बिहार जैसे राज्यों के साथ मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन किया गया था। लोहा हमारे यहां से निकला, कोयला हमारे यहां से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां हमसे दूर कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, सदन में दो भारत की चर्चा हम लोगों ने सुनी है। बिहार भी इस दो भारत की चर्चा का विषय है। I come from two Indias where the mineral resources of a leading state after independence, my state Bihar, was taken away in the name of development. Its comparative advantage was deliberately destroyed, and the same state was branded as backward while its migrant laborers were humiliated and persecuted. खनिज हमारा था, मजदूर हमारा था, लेकिन फैक्ट्रियां की हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज छीन लिया गया। और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बोलते हैं। जॉन हॉपकिंस के वहां के वो प्रोफेसर बोलते हैं, देवेश कपूर, वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम के शोधकर्ता बोलते हैं, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भी कहा था मार्च 2017 में कि प्रणब मुखर्जी जी ने भी कहा था मार्च 2017 में कि बिहार को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो कांग्रेस सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बर्बाद किया है। अध्यक्ष महोदय, आज उसी बजट, उसी मानसिकता से एक निर्णायक विच्छेद करता है। जब केंद्र सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ की लाती है तो बिहार को भी उसका हिस्सा मिलता है। जब लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी का विस्तार टियर 2, टियर 3 सिटीज बिहार जैसे राज्यों में होता है तो हमारे बिहार को भी इससे फायदा होता है। यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मध्यम वर्ग इस देश का सबसे शांत लेकिन सबसे जिम्मेदार ताकत है। मैं कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष पूछता है कि मध्यम वर्ग को क्या मिला, तो इस मध्यम वर्ग को अध्यक्ष महोदय हर साल टैक्स में बदलाव नहीं बल्कि उससे स्थिरता और भरोसा चाहिए। और यही पर आता है हमारा दूसरा सी। जब राजद की करप्ट और क्रिमिनल सरकार ने बिहार में 1990 में आई थी, कांग्रेस ने जो नीतिगत नींव खोदी थी, राजद ने उस पर इमारत खड़ी की। किडनैपिंग इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर का खत्म होना, नेगेटिव डेवलपमेंट, इलेक्शंस रिग्ड, मजबूरी में बढ़ता पलायन और बिहारी एक गाली बना दिया गया था। एनडीए की सरकार ने जब 2005 से बिहार की कमान संभाली, तब से बिहार 11% के विकास दर से बढ़ता रहा है और 24 और 25 में बिहार औसत, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे भी तेज गति से विकास करता रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता दी और इसीलिए इस वित्तीय सहायता के माध्यम से जो 2004 से 14 में लगभग 3 लाख करोड़ थी, 2014 से 2024 में 3 गुना 9 लाख करोड़ कर दिया गया। यह बात स्पष्ट प्रमाण है कि सही नीतियां मिलती है तो बिहार पीछे नहीं आगे बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आता हूं। मध्यम वर्ग को हर साल टैक्स में बदलाव नहीं चाहिए, उसे स्थिरता और भरोसा चाहिए। इस बजट ने टैक्स की दरें नहीं बदली, टैक्स व्यवस्था का स्वभाव बदला है। मुकदमेबाजी कम हुई है, अनावश्यक दंड खत्म हुए हैं और अनुपालन सरल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अनिश्चितता टैक्स से ज्यादा महंगी होती है। बिहार के छोटे राज्य, छोटे कस्बे का युवा आज सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल जॉब्स में और डिजिटल अर्थव्यवस्था में है और बजट उसे यह भरोसा देता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है और यह भरोसा एनडीए सरकार से आता है। अध्यक्ष महोदय, भारत का सबसे बड़ा रोजगार दाता और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बल्कि इस देश का छोटा और मझौला उद्यमी है। यह बजट एमएसएमई को भाषण में नहीं, संरचना में ताकत देता है। ट्रेड्स को अनिवार्य बना करके सरकारी खरीद में समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, जीएसटी की प्रक्रियाओं को सरल करना, एक्सपोर्ट रिफंड को आसान करना और कानूनी जोखिमों को घटाना, यही इस बजट का मकसद है। हमारे बिहार में हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, छोटे उद्योग और सर्विस एमएसएमई इसी भरोसे से आगे बढ़ते हैं।
यह बजट साफ कहता है, व्यापार करने वाला अपराधी नहीं, राष्ट्र निर्माण करने वाला होता है। आज जब रोजगार पर बात होती है तब विपक्ष का ध्यान केवल एक ही चीज पर जाता है कि सरकारी नौकरियां कितनी आई, लेकिन सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय कि 21वीं सदी में रोजगार सिर्फ सरकारी घोषणाओं से नहीं, इकोसिस्टम बनाने से आता है। यह बजट उसी सच्चाई को स्वीकार करता है। यह बजट मैन्युफैक्चरिंग को सेवाओं से जोड़ता है, सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और टेक्नोलॉजी से कौशल विकास को जोड़ता है। अगर सरकार का इरादा केवल नारा देने का होता तो हर साल कैपेक्स नहीं बढ़ता, स्किलिंग को मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जोड़ा जाता और एमएसएमई को सप्लाई चेन में नहीं जोड़ा जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बिहार की समस्त जनता की ओर से इस दूरदर्शी और समावेशी बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह बजट भारत के नए संकल्पों की नींव है। यह बजट 2047 के विकसित भारत की उड़ान का रनवे है। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। जिसे तुम कहते थे बीमारू, वो आज देश की शान बन रहा है। जो कल तक था हाशिए पर आपके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से, आज वो हिंदुस्तान की पहचान बन रहा है। तुम ढूंढते रहे कमियां, तुम्हारी नफरत की दुकानों में मेरा बिहार अब नए भारत का स्वाभिमान बन रहा है, स्वाभिमान बन रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जय रामविलास पासवान। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। श्री राजकुमार चन्बेवाल। सभापति जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि देश हमारा कहाँ जा रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस टूटा। धनी राम का खेत बिक गया, थाल बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरी उठा रहा है, डॉलर छुए आसमान को, रुपया गोते खा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। ट्रंप और टैरिफ क्या मजबूरी, ट्रंप और टैरिफ क्या मजबूरी, ये ना हमको समझ आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा। और सभापति जी, जेकर एजुकेशन की गल करिए तो मैं समझदा कि 6% ऑफ GDP की गल की है नैशनल हैल्थ पॉलिसी दे विच ते अज जिहड़ी है 1,39,000 करोड़ जिहड़ा वो एजुकेशन नूं मेयर जिहड़ा आपां एलोकेट कीता है। और मैं सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब सरकार उसकी इत्थे शलाघा करनी चाहता कि देश के नैशनल अचीवमेंट सर्वे देश के नैशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दे विच पंजाब जिहड़ा एजुकेशन दे विच सब तो पहला सूबा बनिया। और इस तरह जेकर हैल्थ की गल करिए तो जिहड़ी एलोकेशन है वो 2.5% ऑफ GDP होनी चाहिए है। लगभग 1 लाख करोड़ जिहड़ा आपां नूं एलोकेट होया, जिहड़ा कि
0.26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.28% ਆਫ GDP ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 252 ਕਰੋੜ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਇੰਡ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ NHM ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ मैं अखीर दे विच इन्ना जरूर कहना चाहता कि कोई भी बजट आवे, बजट बहुत आए बहुत गए, पर स्टेटां नूं मैं समझदा कि पंजाब सूबे नूं तो उस दे विच कख नहीं मिलिया। अज 4 साल तो ज़्यादा समा हो गया, साडा RDF दे अंडर 7,757 करोड़ हजे भी ड्यू है, जिहड़ा कि आप जी राही सरकार नूं कहना चाहता है कि उन्होंने कृपा करके रिलीज़ किया जाए ते पंजाब दे विच पंजाब दे किसानी नूं कणक ते झोने दे चक्कर दे विचों कढण दे लई डाइवर्सिफिकेशन पैकेज जिहड़ा है वो 7500 तो लैके 15,000 रुपये पर एकड़ जिहड़ा वो दिता जाना चाहिए। और इंडस्ट्रीयल पैकेज जिहड़ा MSME जिहड़े साडे कंढी एरिया च ने, बॉर्डर एरिया च ने, उन्हां नूं हिल स्टेट्स के पैटर्न से J&K स्टेट्स के पैटर्न से वो जड़ा उन्होंने इंडस्ट्रीयल पैकेज मिलना चाहिए। और इस तरह GST कंपनसेशन सानू हर साल 6,000 करोड़ रुपए का लॉस होता है और कोई ऐसा मैकेनिज्म जड़ा इंडक्ट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए जड़ा पंजाब नूं जिहड़ी कंपनसेशन पंजाब नूं नहीं हर सूबे नूं जिहड़ी कंपनसेशन मिल सके। और अखीर दे विच फ्लड रिलीफ दी मैं गल करनी चाहता क्योंकि पंजाब तुसीं देखिया होना कि करोना तो बाद बहुत वड्डे हड़ां दी मार दे हेठ पंजाब लंघिया। सो मैं आप जी राही मानयोग प्रधानमंत्री साहब नूं बेनती करनी चाहता कि 12,905 करोड़ रुपए का पैकेज हजे भी ड्यू है वो काइंडली रिलीज किया जाए। जय हिंद। श्री सुधीर गुप्ता जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत मिशन के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करते हुए काफ़ी उपयोगी व लाभकारी है। मगर हम देखते हैं कि कांग्रेस की राज्य व्यवस्था के समय वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत करते थे मनमोहन सिंह जी, तो निराशा के भरे स्वरों में शायरी होती थी। उनका शायरी होता था, तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। एक वित्त मंत्री स्वीकार करता है कि किस तरीके के मंजर आज़ादी के बाद के दशकों में देखने को मिले और सदियों ने उसकी सजा पाई है। माननीय सभापति जी, बजट का शायराना अंदाज जब अरुण जेटली जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है तो कैसा आशावादी स्वरूप होता है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। और यही अंदाज अगर हम निर्मला सीतारमण जी के बजटीय शायराना अंदाज में देखें तो कितना आशावादी स्वरूप होता है। हमारा वतन शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, हम वतन नौजवानों के गर्म खून जैसा, हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से साहसी नाविक की तरह निर्मला जी ने इन बातों को कहा है और इस प्यारे वतन के लिए प्यारा बजट जो भारत को हर क्षेत्र में नेतृत्व करता राष्ट्र बनाएगा, ऐसा दृढ़ संकल्पित बजट की मैं प्रशंसा करते हुए कुछ प्रकाश डालूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम थोड़ी देर के लिए अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दृश्य कैसा बदला है। जो बजटीय साइज था वो 2013-14 में 16 लाख करोड़ था और आज 26-27 में 53,47,000 करोड़ का विशाल बजट बना है। अगर इसका कैपेक्स देखें, जिस तरीके से आप पूंजीगत व्यय करते थे वो 2 लाख करोड़ के आसपास था और आज 12,20,000 करोड़ का विशाल कैपेक्स हम देखने को मिल रहा है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आप बमुश्किल 2 लाख करोड़ तक पहुंच पाते थे और आज 6,80,000 करोड़ का विशाल स्वरूप हम डिफेंस बजट में देख पा रहे हैं। आपके फोकस एरिया होते थे सोशल सेक्टर, मिड डे मील और कुछ शिक्षा अभियानों की तरफ, मगर आज फोकस एरिया है विकसित भारत। हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के लिए
हर वर्ग के लिए आज भारत के इस बजट में सपने पूरे करने के अवसर हैं। और इसके प्रमाण में हम जन आवाज़ों को सुनते हैं, अखबारों की खबरों को सुनते हैं। हमारी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हेतु हमारे सधे हुए कदम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति जी, समाचारों में क्या छपता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट NSE, प्रतिमाह औसतन 12,80,000 नए निवेशक जुड़े हैं और यह आंकड़ा 12 करोड़ से अधिक हो गया है। 6 कंपनियों का अगर पूंजीकरण चेकडाउन करें तो 75,257 करोड़ से बड़ा है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी से लेकर SBI, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां हैं। बायोगैस के क्षेत्र में 5,000 करोड़ का निवेश। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन का अनुमान है कि 100 से ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 94 संयंत्रों ने 31,400 टन CBG का बिक्री किया है। ये अनुमान आंकड़े हैं। माननीय सभापति जी, 2025 में 50 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। भारत की स्थापित बिजली क्षमता 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से आने लगा है। यह लक्ष्य पेरिस समझौते की तय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। पता नहीं विरोधियों को यह सब नजर आता नहीं। क्या होता है गीगावाट? माननीय सभापति जी, 100 करोड़ वाट के बराबर 1 गीगावाट होता है। आज 50 गीगावाट की क्षमता 1 वर्ष में हासिल करना यह अपने आप में अनूठा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के लगभग है, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 8,80,000 किलो का है। भेल जैसी संस्था ने सरकार को 109 करोड़ का अंतिम लाभांश दिया है। माननीय सभापति जी, मेरा 10-12 मिनट का समय चर्चा। भेल जैसी सरकार को 109 करोड़ का लाभांश दिया है, तो मुंबई में विश्व स्तरीय मरीन विकसित करने की मंजूरी है। वैश्विक हमारी क्षमताओं का विस्तार करेगा। मैं माननीय सभापति जी बताना चाहता हूं कि LIC का लाभांश 17% से बढ़कर 12,958 करोड़ रुपए हुआ है और जनवरी में UPI में रिकॉर्ड 2,170 करोड़ के लेन देन हुए हैं। यह बताते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया में अपने व्यवहार और व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, EU और अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने 2 लाख करोड़ का लाभ कमाया है। कांग्रेस के समय में बैंकें घाटे में थी, डूबने के करीब थी। माननीय सभापति जी, रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि मारुति कार ने 5,85,000 कारें 2025 में रेल के माध्यम से भेजी है। तो हमारा रेल नेटवर्क किस तरीके से लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहा है। माननीय सभापति जी, सेंसेक्स 84,000 पार हो गया। ये सूचना हम सबके लिए बहुत बेहतरीन है। माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जी की जयंती पर जो संकल्प सुधारों का था, किसानों के सशक्तिकरण का था, वह KCC की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, भारत विस्तार नामक बहुभाषी AI टूल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आधुनिक खेती और एग्री स्टेक पोर्टल से सीधे जोड़ता है। PM किसान के लिए 63,500 करोड़, PM आवास के लिए 69% की बढ़ोतरी, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़, पशुपालन क्रेडिट कार्ड लिंक। ये अपने आप में बताता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों से मिलने वाली कर रियायतों का विस्तार अब पशु खाद्य और कपास की आपूर्ति के लिए बढ़ा है। तो अमृत सरोवरों के माध्यम से और सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। माननीय सभापति जी, कॉलेज अब सिर्फ डिग्री बांटने वाले कॉलेज नहीं हैं, बल्कि रोजगारों का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना। ये बताता है कि प्रमुख औद्योगिक गलियारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 नई टाउनशिप विश्वविद्यालय प्रारंभ करना, यह शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा तालमेल है। माननीय सभापति जी, अब बच्चों को शोध और स्टार्टअप के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला शिक्षा का बजट भी 14% बढ़ा है। बहन बेटियों के लिए प्रत्येक जिले में एक छात्रावास का निर्माण करना, यह वर्तमान चुनौतियों में एक बड़ा परिवर्तनकारी निर्णय है। खेलों के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ, यह मिशन कई सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। माननीय सभापति जी, भविष्य का चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड, यह बताता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत कोष में भी अतिरिक्त 2,000 करोड़ का प्रावधान, यह मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए पूंजी प्रदान करने का आसान रास्ता बता रहा है। माननीय सभापति जी, गेमिंग सेक्टर में एक नई उद्योग श्रेणी के रूप में पहचान बनाना,
यह विश्व स्तरीय पहचान का एक अवसर है। भारत के लाखों युवा आजीविका चला रहे हैं और भारत को विश्व भर में अलग पहचान दिला रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज 15,000 माध्यमिक विद्यालय, 500 कॉलेजों के माध्यम से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट निर्माण, ये आने वाले वर्षों में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत पूरा करेगा। माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखते हैं कि कौशल प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना अपने आप में एक वंचित वर्ग के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। माननीय सभापति जी, अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को जोड़ना भारत के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए एक माइलस्टोन है। चिकित्सा पर्यटन जैसी कल्पना भारत के सेवा सेक्टर में और उसको वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी। राज्यों में निजी क्षेत्रों में सहयोग से 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करना यह अभूतपूर्व उपलब्धि रहने वाली है। पर्यटन केंद्र, स्वास्थ्य जांच, पुनर्वास, ये सब नौकरियों को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेंगे। पशु चिकित्सकों में पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने से भारत में और पशु चिकित्सक, प्राइवेट कॉलेज, वेटरनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा स्थापित करना निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होने वाला है। भारत के वित्त मंत्री ने 17 विशेष दवाओं को छूट देकर और देश में स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता का परिचय तो दिया ही है, साथ ही आयुर्वेद में एम्स स्तर के 3 आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करना, यह भारत के आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेद के द्वारा उपचार के लिए माइलस्टोन होने वाला है। माननीय सभापति जी, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता बताती है कि हम किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र को भी और आगे बढ़ाया है। 20 नए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग चालू करना, यह अपने आप से व्यापार और आवागमन में भारत को काफ़ी आसानी प्रदान करेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाना, ये भी माइलस्टोन है। माननीय सभापति जी, लोकल कारीगरों, स्टार्टअप्स, विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए निर्यात पर लगी 10 लाख की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अब ई-कॉमर्स के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाएंगे। और बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना अपने आप में एक बायो फार्मा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दृष्टि है जो चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति जी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज अब आयकर मुक्त होगा, इस पर कोई टीडीएस नहीं लिया जाएगा। ये निश्चित रूप से आयकर में जिस तरीके से 12 लाख का छूट देकर और देश की जनता के सामने एक नया विजन रखा था, जिस तरीके से करों में जीएसटी का छूट देकर एक नया विजन रखा था, ये भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। मगर मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से विरोधी दल जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, यह लोकतंत्र में नहीं होता है। उन्हें अपने भ्रम फैलाने की परिस्थितियों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। यह बजट कृषि अवसंरचना, भंडारण, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन को मजबूत करके किसानों को केवल उपज बेचने वाला नहीं, उद्यमी किसान बनाने की दिशा में एक दृष्टि देता है। यह बजट नौकरी मांगने वाला युवा नहीं, नौकरी देने वाला युवा तैयार कर रहा है। यह बजट महिला शक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से असली सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं को सहानुभूति व समाप्त महिलाओं को सहानुभूति नहीं, सामर्थ्य चाहिए। माननीय सभापति जी, एमएसएमई और उद्योग असली रोजगार की रीढ़ है। छोटे उद्योगों को बड़ा बना रही है ये सरकार। यह बजट अमीरों का नहीं, मेहनत करने वालों का बजट है। यह बजट राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए बना है। और माननीय सभापति जी, यह बजट एक संतुलित और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें कार्बन कैप्चर, CCUS प्रौद्योगिकी के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। यह ग्राम स्वराज जैसी पहल महात्मा गांधी के खादी और हथकरघे के सपने को आधुनिक वैश्विक ब्रांडिंग के साथ जोड़ता है। वर्ष 2026 का बजट समाज के हर वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करा सके, ऐसा बजट है। और मैं इस बजट को एक क्रांतिकारी कदम मानते हुए
खासकर किसान भाइयों के लिए इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं, इसका समर्थन करता हूं और इस बजट को पारित किया जाए और विकसित भारत की यात्रा इसके माध्यम से तेज हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री इंदिरा हंग दुबे सुबे। कितने मिनट हुए? धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बजट 2026-27 के इस डिस्कशन में बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं सिक्किम की जनता की ओर से और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के ओर से वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट भारत के डाइवर्सिटी को, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको समावेश करके हर क्षेत्र में एलोकेशंस का प्रावधान किया गया है। हर वर्ग और सेक्टर्स को समावेश करने का प्रयास किया गया है। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए हर सेक्टर सशक्त बनना आवश्यक है, जो इस बजट के माध्यम से সবসময় ওরা বন্ধ বন্ধ এগুলোই তো করে থাকে সারা জীবন। এতে করে যারা সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, ওনারা খেটে খাওয়া মানুষদের কথা সবসময় মুখে বলেন, কিন্তু কাজের বেলায় যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য তো একটা বিরাট সমস্যা। আর দেশের যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে সেই অগ্রগতির পথে কিন্তু তারা এই বন দেখে কিন্তু একটা সর্বনাশা একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে। আমি তার তীব্র বিরোধিতা করি এবং জনসাধারণ সেটাকে কোনো অবস্থায় মান্যতা দেবে। স্যার সবসময় ওরা বন্ধ বন্ধ এগুলোই তো করে থাকে সারা জীবন। এতে করে যারা সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, ওনারা খেটে খাওয়া মানুষদের কথা সবসময়